जीवन की सहज घटनाओं को कहानी का रूप देकर प्रस्तुत करने में माहिर सुषमा मुनींद्र जी हिंदी की एक स्थापित और वरिष्ठ लेखिका हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी संबंध संस्कार, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। पैसा पैसा बहुत कुछ होते हुए भी सब कुछ नहीं होता। पैसे की शक्ति अपार है, पर पैसा सर्वशक्तिमान होता तो धनी मानी लोग मृत्यु पर विजय पा लेते। योगेश्वरी को आज बोध हो रहा है, पैसा रिश्ते नातों संबंध संस्कारों का पूरक नहीं हुआ करता। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, बेशक मानव अंग भी, पर जब मानव शरीर किसी बाहरी व्यक्ति से क्रय किए गए अंग को स्वीकार नहीं करता, तब रक्त संबंधों की महत्ता और अनिवार्यता का बोध होता है। नैवेद्य के शरीर ने बाहरी व्यक्ति के गुर्दे को स्वीकार नहीं किया। आर्थिक क्षति हुई और जीवन पर लगा यथावत प्रश्न चिन्ह। डायलिसिस पर निर्भर है नैवेद्य। फिर दूषित होते रक्त को कृत्रिम गुर्दा परिशोधित करने का क्रम दोहरा रहा है। पर कब तक? ये प्रश्न योगेश्वरी को डराता है। 3 बेटियां, बड़ी तो विवाह योग्य है। नैवेद्य लखनऊ के बड़े अस्पताल में नेफ्रोलॉजी विभाग में पड़े मृत्यु से संघर्ष करते हुए अब थक रहे हैं। बस एक गुर्दा काम बना सकता है, बिगाड़ सकता है। चिकित्सकों का समूह अपनी राय दे चुका है। माँ, भाई आदि किसी रक्त संबंधी की किडनी प्रत्यारोपित की जाए तो सफलता मिल सकती है। ये राय आशा जगाती है, किंतु नैवेद्य के विद्यार्थी काल में ही उनके पिता गुजर गए थे। 4 वर्ष हुए अम्मा नहीं रहीं। नंदलाल और राम सिपाही 2 भाई हैं, जिनसे संबंध समाप्त प्राय हैं। योगेश्वरी ने अपने देवरों को सदैव निंदनीय और उपेक्षणीय समझा। उसने तो जैसे पैसा नहीं पाया था, संप्रभुता पाली थी। ससुराल पक्ष की उपेक्षा करने का विशेषाधिकार पा लिया था। योगेश्वरी का भाई नीलकंठ कहने लगा, रक्त संबंधी की किडनी सूट करेगी, वरना मैं दे देता। इस समय योगेश्वरी के दोनों भाई नीलकंठ और व्योम नैवेद्य की देखरेख कर रहे हैं। यह दायित्व इन्हें प्रदर्शित करना पड़ रहा है। नैवेद्य की काली कमाई इन्हीं लोगों के व्यापार में प्रयुक्त होती है। ये जरूर है, ये दोनों नैवेद्य को लाभांश ईमानदारी से देते हैं। नीलकंठ का संवाद सुन नैवेद्य ने नीलकंठ को ताका। इसके चेहरे से स्पष्ट है ये दूसरों से आदर्श स्थापना की उम्मीद कर सकता है, पर खुद शायद ही आदर्श प्रस्तुत करना चाहेगा। दीदी, तुम फ़ोन करके राम सिपाही भाई और नंदलाल भाई को डॉक्टर की राय बताती क्यों नहीं? ये दोनों कैसे विचित्र भाई हैं। आए और इस तरह रस्म अदायगी कर चलते बने जैसे अपने बड़े भाई को नहीं, किसी अजनबी को देखने आए थे। ये व्योम था। नैवेद्य ने व्योम को ताका। तो और क्या करते? योगेश्वरी को उनका आना कभी अच्छा नहीं लगा, और तुम दोनों मुझे इस तरह घेरे रहे कि वे उपेक्षित हुए। यहाँ रुक कर क्या करते? ये सब सुनकर योगेश्वरी बोली, हाँ, अम्मा रही नहीं, वरना वे हट करके किडनी डोनेट करती। अब तो नंदलाल या राम सिपाही ही। योगेश्वरी खुलकर मंशा व्यक्त नहीं कर सकी। नैवेद्य योगेश्वरी को ताकने लगे। आज ये कैसी लाचार और संकुचित दिख पड़ती है। इसकी निष्ठुर मुद्रा, दर्प से तना चेहरा, चढ़ी हुई दृष्टि आंसुओं में पिघल कर कैसी नरम हो गई है। नैवेद्य की इच्छा हुई कि कहें, योगेश्वरी, तुमने संबंधों को बचे रहने दिया हो तो मैं भाइयों से कुछ अपेक्षा रखूं। हमने तो ज़रूरत पड़ने पर उन्हें पैसा न दिया, कभी दिया तो इस धिक्कार के साथ जैसे भीख दे रहे हैं। और अब मैं उनसे कहूं कि तुम अपना एक गुर्दा मुझे दे दो और ज़िंदगी भर जोखिम उठाओ? नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। संबंधों में जो दूरी आ गई है उसे पाटना कठिन होगा। किंतु योगेश्वरी इतनी दीन और पीड़ित दिख रही है कि उसे उसकी करतूत याद दिलाने की उनकी इच्छा नहीं हुई। उन्होंने इतना भर कहा, हम 3 साल से गांव नहीं गए, दोनों भाई हमारे पास नहीं आए। बीमारी में देखने आए तो मात्र शिष्टाचार के लिए। अब उनसे कहना। योगेश्वरी असहायता में लगभग चीख पड़ी, मैं उन दोनों के पैर पकड़ लूँगी। नैवेद्य योगेश्वरी को ताकते रह गए। ये ऐसी विवश कभी नहीं हुई, इन 22 वर्षों में एक बार भी नहीं। ये जिस ठसक और गौरव के साथ मायके से विदा होकर आई थी, वो कायम रही। नैवेद्य इसके रूप और लावण्य पर मुग्ध थे, घरवाले समृद्धशाली दहेज पर।
बड़े घर की बेटी को ससुराल वालों ने बड़े उत्साह से स्वीकार किया, पर योगेश्वरी बड़े घर का बड़प्पन न दिखा सकी। आज नैवेद्य को लगता है उनके परिवार से उन्हें अलग करने का जैसे सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया था। वे अपने उन भाइयों पर अपनी पकड़ खो चुके हैं जो कभी उनके हिस्से का काम भी बड़ी आज्ञाकारिता से खुद कर देते थे। भाई तुम रहने दो, हम देख लेंगे। ओह, कितने दूर छिटक जाते हैं बहुत बहुत अपने लोग। एक परिवार के फिर कितने परिवार बन जाते हैं। सामूहिक हित स्वहित का स्वार्थी रूप ले लेते हैं। दुराव छिपाओ छल प्रपंच घनिष्ठ संबंधों में अपरिचय भर देते हैं। अपनी व्यस्तता में ठहरकर नैवेद्य ने नहीं सोचना चाहा, मनुष्य की नियति ऐसी है तो क्यों है, और जो हो रहा है वो क्या ठीक है। नैवेद्य घर के बड़े लड़के थे। जन कल्याण विभाग में अभियंता के उपजाऊ पद का भरपूर दोहन कर धन कुबेर बन बैठे। मझला नंदलाल अध्यापिकी में अपनी गाड़ी खींच रहा है और छोटा राम सिपाही गांव में खेती किसानी देखता है। कभी आवश्यकता पड़ने पर राम सिपाही ने उनसे आर्थिक सहायता मांगी तो योगेश्वरी ने शुष्क भाव बना लिया। खेती किसानी में हमारा भी हिस्सा है, पर हम ना अनाज लेते हैं न बिक्री का हिसाब पूछते हैं। खेती का पूरा फ़ायदा राम सिपाही को मिलता है, फिर भी उसे संतोष नहीं। मैं फिर कहती हूँ, मुझे गांव की संपत्ति नहीं चाहिए, राम हमें परेशान न करें। योगेश्वरी, तुम गांव की प्रॉपर्टी न लेने का निर्लोभ दिखा रही हो क्योंकि तुम गांव से नाता नहीं रखना चाहती हो। और फिर गांव में है क्या, कच्चा घर, 10-15 एकड़ खेतिहर ज़मीन। मैं ठाठ से रहूं, मेरे भाई अभाव में रहें, ये क्या ठीक है। नैवेद्य के मत को योगेश्वरी निरस्त कर देती। अभाव के लिए राम सिपाही स्वयं दोषी है। आप उसी घर के हैं, पढ़ लिख कर पुरुषार्थ से अच्छा पद पाया, वो भी प्रयास करता, नहीं किया तो भुगते। नैवेद्य चुप हो जाते। वे कभी भी मुखर होकर योगेश्वरी का विरोध नहीं कर पाए। उनका मनोबल क्षीण था, अथवा गृह कलह से बचना चाहते थे, अथवा योगेश्वरी को दबाव बनाना आता था। जो भी रहा हो, नैवेद्य दायित्व निर्वहन से चूकते गए। योगेश्वरी गांव में 1-1.5 दिन से अधिक नहीं रही और वे भी इच्छा या अनिच्छा से गांव जाने की औपचारिकता कर योगेश्वरी के साथ उसके मायके चल देते। वहां ठाट बिछाकर उन्हें निहाल कर दिया जाता। योगेश्वरी की प्रमुख आपत्ति गांव में संडास व्यवस्था न होने की थी, जो नैवेद्य को पूरी तरह गलत नहीं लगती थी। योगेश्वरी जब विदा होकर गांव आई थी, वे इस असुविधा के लिए लज्जित थे कि वो मैदान जाते हुए कितना विचित्र अनुभव करती होगी, पर इस असुविधा को योगेश्वरी द्वारा गांव न जाने का प्रमुख कारण बना लेना उन्हें पूरी तरह सही नहीं लगता था। कहते, योगेश्वरी, ये परेशानी है, पर अम्मा राम सिपाही की पत्नी नलिनी यहाँ रहती ही हैं। तुम्हें यदि परेशानी है तो सोचता हूँ बाथरूम टॉयलेट बनवा दिया जाए। अम्मा वृद्ध हैं, उन्हें रात बिरात बाहर जाने में दिक्कत होती है। आप जब भी करोगे खर्चे की बात करोगे, हमारे खर्चे पहले ही बहुत हैं। 2 लड़कियां दिल्ली में पढ़ रही हैं, तीसरी को भेजना है। तुम्हारी बेटियां 1000 रुपये की ड्रेस पहने 4-6 माह में रिजेक्ट कर दें और घर परिवार के लोग अभावों में रहें। आप अपने परिवार को लेकर मुझे तनाव न दें। नैवेद्य चुप हो जाते। वे जिद्दी होकर बिल्कुल अड़ियल तरीके से कोई फैसला कभी नहीं कर सके। न जाने क्यों योगेश्वरी की मुंह देखी बल्कि स्तुति सी करते रहे। वो अपनी निरंकुशता में उनकी उचित बातों को भी उपेक्षित करती रही। नैवेद्य पर योगेश्वरी के पितृपक्ष की माया काया का भी मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता था। वे अपने धुर देहाती परिवार को लेकर हीनता और लज्जा महसूस करने लगते थे। जब भी छुट्टियों में सुदूर पोस्टिंग से गांव आने का कार्यक्रम बनता, योगेश्वरी के माता पिता का फ़ोन पहुंच जाता, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। योगेश्वरी के हट पर पहले वो उसके मायके जाते, फिर उसके पिता अपनी एम्बेसडर से उन्हें गांव भेजते। वे लोग 1-1.5 दिन गांव में रहने की औपचारिकता कर उसी कार से योगेश्वरी के पिता के घर लौट आते। वापसी पर नैवेद्य की अम्मा हिलक कर रोती, ललन, तुम ससुराल के हो गए, अब ये चलन अच्छा चला है, दामाद को अपना लो, बाकी उसके परिवार से मतलब न रखो। योगेश्वरी क्षुब्ध हो उठती, इसीलिए यहाँ स्वस्थ वातावरण नहीं मिलता, इसीलिए मैं नहीं आना चाहती। अम्मा, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ती हूँ जो। अम्मा बात को लपक लेती, पूछती हो क्या बिगाड़ती हो। तुम और तुम्हारे मायके वाले
मेरे लड़के पर ऐसा कब्जा जमाए हो कि ये हम लोगों को बिसर गया। ललन, तुम बहुत बदल गए हो। अम्मा, तुम बकवास कर वातावरण को बिगाड़ देती हो, अपनी भी पोजीशन खराब करती हो, भाई भौजी की भी। कहते हुए राम सिपाही ने अपने पुत्र गुड्डू को नैवेद्य के सामने खड़ा कर दिया था। भाई, इस साल गुड्डू ने 5वीं पास किया है, स्कूल में प्रथम आया है, तुम इसे अपने पास शहर में रख कर पढ़ाओ। ये भी तुम्हारी तरह आदमी बन जाए, देखते हैं कुछ सोचते हैं, नैवेद्य बोले थे। वापसी पर कार में बैठी योगेश्वरी भभक रही थी। इसीलिए ये राम नलनी से कहता है भौजी के लिए बढ़िया खाना बनाओ, इसे गुड्डू को मेरे सिर थोपना है, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लूँगी। योगेश्वरी, मैंने गुड्डू को रखने का संकल्प नहीं लिया है। आश्वासन तो दिया है, साफ मना करना चाहिए ना, आपकी ठुलमुल नीति अच्छी नहीं है। और वे गुड्डू को अपने साथ क्या रखते। नंदलाल ने अपने पुत्र के इंजीनियरिंग में एडमिशन के समय आर्थिक सहायता मांगी थी, उन्होंने अक्षमता दर्शा दी थी। योगेश्वरी ने आदेश जारी किया था, देख रही हूँ आपके भाइयों की मांगने की आदत हो गई है, हम तो मनी बैंक हो गए हैं, जिसे ज़रूरत हो ले जाए और फिर लौटाने का नाम न ले। अम्मा का निधन ही शायद एकमात्र मौका था जब उन्होंने 30,000 रुपये राम सिपाही को दिए, पर राम सिपाही का निषेध चौंकाने वाला था। काम तो किसी तरह चलेगा भाई, तुम रहने दो। राम सिपाही की भाव मुद्रा से वर्णित था, किसी अन्य से उधार ले लेंगे पर तुमसे नहीं चाहिए। पूरे आयोजन में राम सिपाही ने नैवेद्य और योगेश्वरी से कोई राय सलाह नहीं ली। वो स्वयं प्रमुख कर्ता धर्ता बना हुआ था, सलाह नंदलाल से ले रहा था। ये सिद्ध करता था नैवेद्य और योगेश्वरी इस परिवार के लिए अनावश्यक और महत्वहीन मान लिए गए थे। परिवार से खारिज कर दिए जाने से नैवेद्य को लगा था इस घर के सदस्य का दर्जा खोकर अतिथि बना दिए गए हैं, अपनी संप्रभुता के बावजूद पराजित हो गए हैं। ये होता है, मनुष्य स्वयं गलत व्यवहार भले ही करे पर नहीं चाहता उसके साथ गलत व्यवहार हो। परिस्थिति जो बनी उसके लिए प्रमुख रूप से योगेश्वरी दोषी है, पर आज नैवेद्य की इच्छा नहीं हुई योगेश्वरी को पूरी तरह दोषी माने। वे स्वयं बराबर के दोषी हैं। आज वे याचक के स्थान पर हैं, सोचने को विवश हो रहे हैं। अपनों का कष्ट पीड़ा उन्हें विचलित नहीं कर सकी। वे ऐसे निष्ठुर कैसे हुए और उन्हें ये अस्वाभाविक क्यों नहीं लगा। वे तो जैसे तटस्थ भाव अपनाए रहे कि जो हो रहा है होने दिया जाए, संबंध टूटते रहें। वे उस टूटने को महसूस करते हुए भी निष्क्रिय बने रहे। आज संबंधों की ज़रूरत आ पड़ी है। योगेश्वरी ने नंदलाल और राम सिपाही को सूचना भेज दी, पर उनके आने में संदेह है। आ भी जाएंगे तो गुर्दा शायद ही दान करें। राम सिपाही नलनी को लेकर जिस तत्परता से चला आया, योगेश्वरी के लिए अविश्वसनीय था। राम सिपाही ने योगेश्वरी को परीक्षण की दृष्टि से देखा। भौजी तो पहचानी नहीं जा रही हैं। सर्वसमर्थ आकृति कैसी अकिंचन और दीन दिख पड़ती है। इच्छा हुई कहे, भौजी तुम हमेशा अपनी समृद्धि, सफलता, उपलब्धि के विशिष्ट शिखर पर बैठी रही, तुम्हें हम लोग कभी नजर ही नहीं आए। आज तुम जान रही होगी किसी से कुछ मांगना स्वाभिमान को किस तरह तोड़ता है, और मांगने पर न मिले तब कितना अपमान और ग्लानि होती है। तुम पढ़ाई लिखाई, दवाई, औषधि, घर की मरम्मत जैसी हमारी आवश्यकताओं को फिजूल खर्च बताती रही। भाई तुम्हारा साथ देते रहे। इच्छा तो है भौजी आज मैं भी तुम्हारी मांग को व्यर्थ ठहरा दूं और तुम्हारी विवशता का उत्सव मनाऊं। तुमने हमें रुपया पैसा ना दिया, मैं एक ज़रूरी अंग कैसे दे दूं? न जाने क्यों मैं तुम्हारी तरह निष्ठुर नहीं हो पा रहा हूँ। हमारे बीच से भले ही अपरिचय का एक लंबा दौर गुजर गया है, पर भाई से भाई का संबंध खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि रिश्ते गढ़े तोड़े नहीं जा सकते। राम सिपाही नैवेद्य से भी कहना चाहता था, भाई नलनी ने मुझ पर बहुत दबाव बनाया, मैं गुर्दा देकर जीवन भर का जोखिम ना लूं, पर मैंने तुम्हारी तरह अपना मनोबल, पौरुष, दृढ़ निश्चय खो नहीं दिया है। स्त्री की गलत राय मैंने नहीं मानी। भाई तुम कभी भी भौजी की गलत बातों का दृढ़तापूर्वक प्रतिकार नहीं कर पाए, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। राम सिपाही ये सब कहना चाहता था, परिस्थिति वश चुप रहा। ऐसा कुछ कहकर दर्शाना नहीं चाहता, उपकार कर रहा है। निहायत आत्मीय संबंधों में ऐसा अपरिचय नहीं आ जाना चाहिए जब स्वाभाविक सहायता उपकार की तरह लगे।
भौजी क्यों परेशान होती हो, मैं हूं ना। जब तुमने भाई के लिए बाहरी व्यक्ति का गुर्दा खरीदा था, मेरी इच्छा थी गुर्दा मैं दूं। तुम पता नहीं किन अर्थों में लो संकोच कर गया। इस बीच योगेश्वरी के सिर के ऊपर से कितने अंधेरे गुजरे थे। उसके हाथ जैसे प्रकाश का सिरा आ गया। कहने लगी, राम, मैं तुम्हारे इस उपकार का ऋण कभी नहीं चुका सकूंगी। भौजी, तुम उपकार कह लो, मैं कर्तव्य कहता हूँ। हमारे संबंध संस्कार सामाजिक तौर पर दिखाने के लिए नहीं होते, निभाने के लिए होते हैं। ब्लड ग्रुप टिश्यू ग्रुप का मिलान हो गया। ऑपरेशन सफल होने की आशा है। ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस दुर्दांत समय में बैठी हुई दो स्त्रियां रो रही हैं। दोनों का रोना परस्पर भिन्न है। नलिनी के रोने में चिंता और हताशा है। आखिर राम सिपाही पूरी तरह स्वस्थ और निरोग है। उसका ऑपरेशन उसके उपचार के लिए नहीं, जोखिम उठाने के लिए हो रहा है। योगेश्वरी के रोने में चिंता के साथ आश्वस्ति है, पति के ठीक होने की। उसका रोना कुछ सधा हुआ है। उसने नलिनी की स्वाभाविक बेचैनी को महसूस किया। उसके कंधे पर हाथ रख दूर दिखते आकाश पर दृष्टि जमाकर ईश्वर से प्रार्थना की, दोनों भाई दीर्घायु हों। अभी आप सुन रहे थे सगे रिश्तों की गर्माहट, प्रगाढ़ता और अपनत्व की बेहद हृदय स्पर्शी कहानी संबंध संस्कार। लेखिका ने सही लिखा है, संबंध दिखाने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। बहुत सुंदर कहानी। आशा है आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।